जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? नो सर। जी जी हाँ सर, हो रही जी है। हाँ सर, हो रही है। बिल्कुल ओके हो जी। रही लेक्चर नंबर हो 2 रही है है। हमारा जी। स्टार्ट हम करेंगे आज। ये जो हमारा पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया, ये बेसिकली जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग प्लस पैडागोजीज़, यानी दो आपके जो टॉपिक हैं कोर्स के, ये दोनों हम कंबाइन लेके चाह रहे हैं क्योंकि ये एक साथ ही चलते हैं। तो आज एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है या पैडागोजी। तो इस पे इंशाल्लाह ताला मैं फिर डिटेल में बात करूँगा इसी लेक्चर के एंड पे या फिर अगले किसी लेक्चर में। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में जो टॉपिक्स हम देखते हैं ना, पहले तो हमने जनरल बात की है कि टीचिंग होती क्या है, टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचिंग के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, और क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक अच्छी टीचिंग की। तो आज आज हम वो मुख्तलिफ मेथड्स देखने जा रहे हैं कि जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड और सबसे कॉमन मेथड जो है हम उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो होता है लेक्चर मेथड। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड टीचिंग का ये कौन सा होता है? लेक्चर मेथड होता है। ठीक है, लेक्चर किसको कहते हैं? लेक्चर बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड लेक्चर से ही डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? रीडिंग प्रोसेस। लेक्चर का मतलब क्या होता है? रीडिंग प्रोसेस। लेक्चर में हम किसी भी टॉपिक को ज़बानी औरली डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ये लेक्चरिंग होती है। कि किसी भी टॉपिक को एक टीचर स्टूडेंट के सामने वर्बली ज़बानी एक्सप्लेन करता है, ये लेक्चर मेथड होता है। अब ये लेक्चर मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, कौन से एकेडमिक लेवल के लिए करते हैं, क्या इसके फ़वाइद होते हैं, क्या इसके नुकसानात होते हैं। अब सबसे पहले देखें कि फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब रीडिंग प्रोसेस है। डेफिनीशन है ओरल प्रेजेंटेशन इंटेंडेड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू टीच पीपल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप बाय आइडियलिज्म। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये तीन नाम आपने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखे, डेमो में भी। तो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, उनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। तो प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी आइडियलिज्म। इन्होंने उनका आइडियलिज्म में उनका मानना ये था कि जो ह्यूमन माइंड है ना, और ये सब कुछ है, इसी के अंदर से ही इंसान की जो क्रिएटिविटी है, इसी के अंदर इंसान जो है रियलिटी तक पहुंचता है, अल्लाह की ज़ात तक पहुंचता है अपने माइंड के ज़रिए से। बहरहाल ये एक थियरी है। तो ये एक और इसी ने टीचिंग इसने टीचिंग मेथड भी जो है ना डिफरेंट बताए। स्लाइड अगर किसी को शो नहीं हो रही तो वो एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले। ठीक है, आइडियलिज्म थ्योरी के जो फाउंडर हैं प्लेटो और सोक्रेटिस, उनका ये दिया हुआ मेथड है। अच्छा, अब जो लेक्चर मेथड है ना, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है? मैं इस वक्त लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, लेक्चर मेथड में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वन साइडेड होता है, यानी टीचर बाउंस कर रहा होता है इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की तरफ। ये नहीं होता कि वो स्टूडेंट को इन्वॉल्व या इंगेज करता है। यूजुअली लेक्चर मेथड में क्या होता है? मोनोलॉग है, एक होता है ना डायलॉग, दो लोगों का आपस में मुकालमा। मोनोलॉग एक ही बंदा बात कर रहा है, तो ये इसको मोनोलॉग मेथड कहते हैं। अच्छा, इस वक्त आप लोग चुप करके सुन रहे हैं, आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी टीचिंग जिसमें टीचर स्टूडेंट की नीड्स को, इंटरेस्ट को, उनको समझ आ रही है नहीं आ रही, उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा, इस चीज़ को इग्नोर करके आगे मूव करता जा रहा है, जैसे मैंने स्पीड लगाई हुई है, तो ऐसी टीचिंग को कहते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ठीक है, तो लेक्चर मेथड मोनोलॉग है प्लस ऑटोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचर का रोल मैक्सिमम है, ठीक है, और स्टूडेंट का मिनिमम है। अब ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं मेथड? ये मेथड हम यूजुअली वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम कम हो और कंटेंट ज़्यादा पढ़ाना हो, टू डिलीवर लार्ज कंटेंट, नंबर वन। जब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, पैसा कम है, और हमने जो है वो पढ़ाना भी है लोगों को, तो हम लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा फ़ायदा इसका, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग, जैसे हाल में लेक्चर थिएटर में, लेक्चर रूम में 200 300 लोग भी बैठे होते हैं। तो मैंने लिए ऐसे लेक्चर भी लिए हैं यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे 300 लोगों को अभी एक
एक ही वो उसमें मल्टीमीडिया के ज़रिए लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था बीएस अपनी डिग्री में। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप उनको डिग्री यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आप ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको डिडक्टिक मेथड या चाक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, लिखो और बोलो बस, चाक एंड टॉक मेथड। तो ये है लेक्चर मेथड जो बिल्कुल स्टार्ट में शुरू में दिया गया। अब लेक्चर मेथड से हम सब अच्छी तरह वाकिफ़ तो हैं, बट लेक्चर मेथड की डिटेल और फ़ायदे नुकसान आज इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं लेक्चर मेथड के: इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द लेक्चर एंड कंक्लूजन। मुझे एक स्टूडेंट ने, एक फ़ीमेल ने एक पेपर भेजा है, मैं चाह रहा था कि पहले मैंने सोचा शुरू में दिखाता हूँ, फिर मैंने कहा चलें कुछ लोग जो ऐड होना चाह रहे हैं आज के लेक्चर में वो ज़रा ज्वाइन कर लें, तो फिर मैं दिखाऊंगा। ये नज़र आ रहा है पेपर स्क्रीन पे? जी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। व्हाट एक्सप्लेन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एरिक्सन थ्योरी ऑफ, एक्सप्लेन द एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन डिटेल। ये क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन के दो पार्ट थे। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ये देखें, टीचिंग और लर्निंग का कल हमने पढ़ा था, टीचिंग भी पढ़ी थी, लर्निंग भी पढ़ी थी। हाउ टू डील विद द ओवर क्राउडेड क्लास, at least write 5 example with logical reasoning while indicating the method of teaching as well. What are the challenges that teacher must negotiate in the management of the classroom? What do classroom discipline and management differ? Prove your answer with 2 examples. Write a detailed note on Bloom taxonomy. Explain the procedure of content selection and implementation of the curriculum. Differentiate between management and leadership. What are the fundamental skills of effective development, effective leadership? What is test construction? Explain the planning of the test. How is the test prepared? How the assembling of the test can be done? Write a detailed note on student and teachers, teacher student and student student interaction that support the learning in classroom. ये इसमें 20 मार्क्स का एक ही था। राइट अ डिटेल नोट ऑन लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, आल्सो सपोर्ट योर आंसर विद लॉजिकल रीजनिंग एज दैट वाई द टीचर लाइक टू सेलेक्ट द लेक्चर मेथड। अब ये मैं जो बताना चाह रहा था कि ये सवाल भी था पेपर में जो आज हमने पढ़ा है अभी, कि लॉजिकली बताएं। हम बता रहा था ना कि ये इसके फ़वायद हैं कि टीचर क्यों सेलेक्ट करता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। अभी ये हम स्ट्रक्चर ही की बात कर रहे थे कि इसके कंपोनेंट या स्ट्रक्चर की। डिफाइन लर्निंग, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 5 लर्निंग थ्योरीज एंड देयर प्रोपोनेंट्स। एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन। ठीक, एक्सप्लेन MDGs, जनरल डिस्क्रिप्शन एंड इंडिकेटर्स। तो ये आपके टोटल जो है ना वो 10 क्वेश्चन हैं। तो अटैम्प्ट एनी 5, इसमें से आपने 5 करने हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर आप इस सेशन को रेगुलर लेंगे तो ये जो पेपर है ना, इसमें कोई एक सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं है जिसको हम टच ना करें। एक सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं है, क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है या किसी क्वेश्चन का पार्ट जिसको हम डिस्कशन जिस पे ना करें। तो हमने इंशाल्लाह इसको सब सारे टॉपिक को डिस्कशन में लेकर आना है, सारे टॉपिक्स को या क्वेश्चंस को जो यहाँ आपके पेपर में हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। मैं अब स्लाइड पे वापस आता हूँ। सिर्फ दिखाना मकसूद ये था कि मेरी कोशिश ये होगी और है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें कराई जाएँ। अब ये क्वेश्चन था कि लॉजिकली बताएं कि टीचर लेक्चर मेथड क्यों सेलेक्ट करेगा, और इसका स्ट्रक्चर भी बताएं, यानी कंपोनेंट्स बताएं लेक्चर मेथड के। अब ये हम पढ़ रहे थे। स्लाइड शो हो रही है जी लेक्चर मेथड वाली? जी जी। हाँ जी सर, हो रही जी यस सर। अच्छा जी। कंपोनेंट्स ऑफ लेक्चर, इंट्रोडक्शन, नो सर। बॉडी ऑफ द लेक्चर एंड कंक्लूजन। ये 3 कंपोनेंट होते हैं लेक्चर मेथड के। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन में हम टॉपिक्स के बारे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि स्टूडेंट्स आज हम
पढ़ने जा रहे हैं जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग से मुराद ये है वगैरह वगैरह वगैरह। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द लेक्चर। बॉडी ऑफ द लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है उस टॉपिक की जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आता है कंक्लूजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसका हम क्विक रिव्यू देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसका हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को क्विक रिव्यू देते हैं। अब इसमें स्टूडेंट और टीचर रैपो यानी रिलेशनशिप, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग है तो उतना ज़्यादा बच्चा अंडरस्टैंड करता है चीज़ें, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं लेक्चर मेथड के। सबसे पहली बात यह है कि लेक्चर मेथड में जो बच्चा है वो बड़ा कंसंट्रेट होकर बैठा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि उसे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी मेरा माइंड किसी दूसरी तरफ गया और मैं दरमियान में से कहीं चूक गया और मैंने कोई बात ना नोट की तो फिर मुझे अगले टॉपिक की भी समझ नहीं आएगी। तो इस मेथड में बच्चा कंसंट्रेट होके बैठता है अपने टॉपिक पे, टीचर की तरफ उसकी कंसंट्रेशन होती है। अच्छा, दूसरा इकोनॉमिकल यानी सस्ता मेथड है जिसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा कंटेंट को थोड़े टाइम में स्मॉल ड्यूरेशन में आप पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे है कि टीचर की जो यानी टीचर के पास जितना नॉलेज होता है ना इस मेथड में वो दे सकता है बच्चों को, क्योंकि उसने फुल वर्बली एक्सप्लेन करना होता है तो एग्जांपल भी दे सकता है, क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से दे सकता है, डेली लाइफ के साथ बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ एग्जांपल्स को जोड़ सकता है। तो टीचर की फुल कम्पिटेंसी इसमें यूज़ हो सकती है। चौथे नंबर पे इससे आप करंट इन्फॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल सोर्सेज से। पाँचवें नंबर पे लार्ज क्लास के लिए, जब आपकी क्लास का साइज़ बहुत ज़्यादा है तब आप लेक्चर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और छठे और आखिरी नंबर पे इसका फ़ायदा क्या है कि इससे आप पूरे किसी भी टॉपिक की समरी भी बता, जैसे एंड पे हमने कंक्लूजन बताना है तो आप चीज़ें समराइज़ भी कर लेते हैं इस मेथड के अंदर। अब इसके डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स अगर आप कहें तो वो कौन कौन से होंगे कि लेक्चर मेथड इसमें बच्चों के ऊपर फोकस बहुत कम होता है, बच्चे की नीड इंटरेस्ट पे फोकस कम है, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होती, बच्चे की कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं होती, बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है। सारे बच्चे एक जैसे मेथड से नहीं पढ़ सकते, सारे बच्चों का समझने का लेवल एक जैसा नहीं होता, तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, स्टूडेंट इसके अंदर पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड जो है इसको डिस्करेज किया जाता है प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर, ठीक है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्सेप्टेबल मेथड है। ठीक हो गया जी, ये लेक्चर मेथड की कुछ खसूसियात हैं। अब लेक्चर मेथड को हम डिडक्टिक इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं और इसका चाक एंड टाक मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्वेश्चन आंसर, हम कौन सा ऐसा मेथड है दूसरा टीचिंग मेथड जिसको आप लेक्चर मेथड में जो है वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ मिला के इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो है क्वेश्चन आंसर मेथड कि आप ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट कंसंट्रेशन भी आपकी तरफ रहती है, प्लस ये है कि आप उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स जो है ये हेल्पफुल होती है लेक्चर मेथड में। डिडक्टिक इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि वही एक्सप्लेनेशन ही है। डिडक्टिक इंस्ट्रक्शन बेसिकली लेक्चर मेथड का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। ये नंबर 1 मेथड आज हमने जो पढ़ना था। जी टॉक एंड टॉक मेथड भी इसी का ही नाम है। हाँ जी, चॉक एंड टॉक भी इसी को कहते हैं। ठीक हो गया जी, ये लेक्चर मेथड हो गया हमारा। आज हम जो दूसरा मेथड स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं सर वो उसका, एक क्वेश्चन था हाँ पूछें। सर, पेपर में पूछा था कि स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर मेथड, इसका क्या होगा? ये लिखा हुआ नहीं है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन बताया तो है मैंने अभी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था पेपर में ना। सर इसका मतलब ये है कि अगर नोट्स एक्सटेंशन फॉर्म में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसी में होंगे। ज्यादा बेहतर हो। जी सॉरी नोट्स अगर एक्सटेंशन फॉर्म में मिले नोट्स सर, आपने रटा तो नहीं लगाना ना, अब तो इतना तो आप लिख ही लेंगे कि अब उस लेक्चर की डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता चल गए हैं, उसके कंपोनेंट्स का आपको पता चल गया। अब आगे हम पढ़ेंगे ना लेसन प्लानिंग, तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि कोई भी आपका है ना मेथड, उसमें ये चीज़ें आपने करानी है।
मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ बात की है पिछले टॉपिक में कि इसमें बॉडी ऑफ द लेक्चर में क्या होगा कि आपने बच्चों को सबसे पहले देखें, इंट्रोडक्शन में तो आपने बता दिया कि आज हम ये पढ़ेंगे। अब इसमें आपने टॉपिक की डेफिनेशन बतानी है, टॉपिक की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, की पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, एग्जांपल्स बतानी है उसकी, जो भी टॉपिक है आपका, ठीक है। तो ये उसकी बॉडी के अंदर आज कंक्लूजन में आप रिवीजन कराएंगे उनको, कोई होमवर्क, क्लास वर्क, असाइनमेंट, कोई इस तरह की चीज़ें आप दे देंगे। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं। अब लाजमी नहीं है कि अगली बार भी यही सवाल आए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। अब उस सवाल अगर आपने शायद उसको देखा नहीं होगा, उस सवाल के भी ये एक क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, और वो जो सेकंड पार्ट था उसमें पूछा गया कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड। तो वो भी 5-5 नंबर का है, ये नहीं है कि सिर्फ उसमें उसके स्ट्रक्चर पे के 10 नंबर हैं, वो भी 5 नंबर का लेक्चर का स्ट्रक्चर पूछा गया, 5 नंबर का डिस्कशन का स्ट्रक्चर जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसका स्ट्रक्चर पूछा गया, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला आप लिख लेंगे, इतना कोई मसला नहीं है। अच्छा जी नहीं सर, दोनों क्वेश्चन एक सर जैसे असल थे। में थोड़ा सा मसला ये हो जाता है कि ये हम लोग, आप जो हमें लेक्चर दे रहे हैं वो तो समझ आ रहा है, ठीक है। हम लोग जो ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं वो इस बात पर हो रहे हैं कि क्वेश्चंस आया किस तरह से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हाँ, तो आखिर आपने पूछ क्या रहा है, इसमें हमने लिखना क्या पढ़ा है। जो नहीं है तो तो फिर थोड़ा कैसे सा सर समझ हमें, आएगा ना, थोड़ा पढ़ लेना। अभी तो हाँ एक सर लेक्चर हुआ ना, जरूर मेरी बात सुने ना, अ, अब मेरी बात सुनो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अभी आपका एक लेक्चर हुआ है सिर्फ, आपके 40 लेक्चर्स होने हैं, 35 से 40 लेक्चर्स। तो आप मुझे बताएं कि एक लेक्चर वाले का लेवल और 40 वाले का फ़र्क तो होगा ना। तो जब 40 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, ये कन्फ्यूजन आपकी बहुत सारी दूर हो जाएंगी खुद ही इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो अब साफ ज़ाहिर है कि अब देखें रिक्सन की थ्योरी आप में से 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो क्या है, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बात, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। अच्छा मैंने अगर आप में से, हाँ अच्छा, चल जाएगा। हाँ अब मेरी बात सुने, मैंने एक बात आपको डेमो लेक्चर में पढ़ाई थी, ठीक है। मैं पेपर पे दोबारा जा रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे डी ट्रैक कर दिया, चले थोड़ा सा टाइम आपका भी ज़ाया मैं कर लूँ फिर। इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इस पेपर का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन MDGs जनरल डिस्क्रिप्शन एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। अब ये चीज़ भी मैंने थोड़ा बहुत आपको टच की है वेरी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत मिलेनियम हाँ जी, मिलीनियम अच्छा डेवलपमेंट हम बात, हाँ अच्छा ये वो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन। देखे ना, ये वो स्टूडेंट यस कह सर, रहे थे, ये हाँ। क्वेश्चन था। अब ये देखे ना, ये क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है ना, तो एक है कि लेक्चर का स्ट्रक्चर बताएं, एक है डिमॉन्स्ट्रेशन का। लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात याद रखिएगा। लेक्चर मेथड और है, डिमॉन्स्ट्रेशन और है। अभी आपने सिर्फ लेक्चर पढ़ा है। जी जी सर तो उससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी सेम क्वेश्चन है। और सर वो सेम नहीं है, उसमें पूछा गया कि राइट आ नोट ऑन लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, उस पर नोट लिखें। इसमें उस पर नोट लिखने की बात की गई है कि आप लॉजिकली बताएं क्यों यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें ये पूछा गया है, स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया ना सर। चलें बहरहाल इस पे मैं बहस नहीं करना चाह रहा सर, छोड़ें बस, इस पे मैं बहस नहीं करना चाह रहा। हम आगे चलते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने क्वेश्चन को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह क्लियर। अब इस क्वेश्चन में पहले पूछा गया है कि लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, लॉजिकली बताएं कि टीचर क्यों यूज़ करेगा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 है कि उसके इन दोनों के स्ट्रक्चर बताएं, यानी इनके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये बात पूछी गई है। अब क्लियर है जी? यस सर। सर दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। हाँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ ना कि अभी आपने एक जो पढ़ा है तो अभी दूसरे पे चले जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। दूसरा हमने आज नहीं पढ़ना डिमॉन्स्ट्रेशन, कल उसकी बारी आएगी। आज कुछ और हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास एक सीक्वेंस बना हुआ है नोट्स का, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ ना, पेपर के हिसाब से। पेपर में जो चीज़ें वो सारी हमने कवर करनी है, बेफिक्र हो जाए आपके सिलेबस की। दूसरा मेथड है हमारा डिस्कशन मेथड। अब डिस्कशन मेथड मैं, मेरी बात सुने प्लीज़, अब मेरी बात सुन लें, अब मुझे सुनिएगा प्लीज़। क्वेश्चन जो भी आपके होंगे वो हम एंड पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि
किसी एक बंदे का कोई प्रॉब्लम है छोटा या बड़ा तो फिर उसको हम एड्रेस कर लेंगे, बट एंड पे बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट होगी। डिस्कशन मेथड है टू वे कम्युनिकेशन मेथड इन विच स्मॉल ग्रुप सर मुझे असेंबल्स। स्क्रीन शो नहीं अब मैं नहीं हो रही तो मैं तो अपनी तरफ से डिस्प्ले कर रहा हूँ, सर स्लाइड और मेरी तरफ से हो रही है अल्लाह के बंदो। अब आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है तो गुजारा सर करें। हो रही है, डिस्प्ले हो रही है सर। हाँ जी मुझे पता है हो रही है। डिस्प्ले हो A two-way सर communication नेट method in which small group assembles to communicate with each other using speaking, listening and non-verbal process in order to achieve instructional objectives। ये अगर आप नीचे तस्वीर को देखें तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये उनकी टीचर बैठी हैं। तो ये स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्मॉल ग्रुप है, असम्बल इकट्ठे हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कुछ नॉन वर्बल, ये कोई इशारा कर रहा है। ठीक है, ये सारे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में उस एक टॉपिक पे जो उनको असाइन किया गया है छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में। ठीक है, ताकि वो अपनी टीचिंग के या इंस्ट्रक्शन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव कर सकें। यानी टीचर ने जो पढ़ाना है ना, बात समझानी है, वो क्या करता है, बच्चों की ग्रुपिंग कर देता है, उन्हें डिस्कशन का टाइम देता है कि आप डिस्कस करो आपस में एक दूसरे के साथ, और उसका कंक्लूजन निकाल के मुझे दो आप। ठीक है, तो बच्चे उसका कंक्लूजन निकाल के अपने उस्ताद को बताते हैं आपके। तो इसमें जो भी बच्चा है, जो भी पार्टिसिपेट करता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज़ और अपना एटीट्यूड शेयर करता है। अब एक वर्ड होता है एटीट्यूड, एक होता है बिहेवियर, इन दोनों में डिफरेंस होता है। एटीट्यूड क्या है, मैंने देखा, जो भी देखा मैंने, तो उसको किसी भी चीज़ को देखने के बाद मेरे माइंड में ना उसकी जो पिक्चर आई, मुझे इस बात की जो समझ आती है, एक आइडिया मेरे माइंड के अंदर जनरेट होता है अपने 5 सेंसेस के ज़रिए आने वाली इन्फॉर्मेशन, जो मैं देखा, सुना, चखा, छुआ, तो उसके बाद जो मेरे माइंड में पहला आइडिया जनरेट होता है ना, इसको हम टेक्निकली कहते हैं एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड हमारी फीलिंग या थिंकिंग होती है जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अच्छा, बिहेवियर हमारे एक्शन होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, तो बात वही है कि एक्सपीरियंसेस को, आइडियाज़ का या एटीट्यूड्स, फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इस मेथड में एक दूसरे के साथ। एक लैटिन वर्ड डिस्कटर है जिससे वर्ड डिस्कशन डिराइव किया गया, इसका मतलब होता है शेक या स्ट्राइक। अब इसमें होता क्या है, अब ये देखें डिस्कशन का स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है। सबसे पहले उस्ताद क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, कि मैंने बच्चों को प्रॉब्लम देना कौन सा है इस डिस्कशन मेथड के अंदर, इस एक्टिविटी में। वो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, क्वेश्चन, टॉपिक आप कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेजिंग क्वेश्चन, वो फिर ये प्लान करता है कि इस टॉपिक में बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे कौन कौन से, उनको सवाल भी दिए जाते हैं, ये टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, माइक ऑफ रखें प्लीज़, तो ये क्वेश्चन आपने एड्रेस करने हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आता है कि ये सवाल जवाब एक दूसरे से कैसे किए जाएंगे, पेयर की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, हर बच्चा बताएगा, कोई एक दो बच्चे बात करेंगे, कैसे, तो वो स्ट्रेटजी भी साथ बताई जाती है कि हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। ठीक है, यानी जो भी स्ट्रेटजी अभी हम पढ़ेंगे कि डिस्कशन हम किस किस तरह से करते हैं। उसके बाद है अराइवल एट सोल्यूशन, तो सारे बच्चे जब डिस्कशन कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो किसी एक सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जब सारे बच्चे डिस्कशन अपनी मुकम्मल कर लेते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, किसी एक फ़ाइनल पॉइंट पे आते हैं, उस फाइनल पॉइंट को फिर टीचर के साथ शेयर किया जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, टॉपिक डिफाइन किया जाता है, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, टॉपिक। उसके बाद नंबर 2, टॉपिक डिफाइन करने के बाद क्वेश्चन स्ट्रेटजी, कौन कौन से क्वेश्चन जो है फ्रेज किए जाते हैं, कि कौन कौन से सवाल इसमें पूछे जाएंगे। नंबर 3, किस मेथड से पूछे जाएंगे, हर एक बच्चा बात करेगा या कुछ चंद बच्चे ग्रुप के बात करेंगे, पार्टिसिपेट कर, डिस्कशन स्ट्रेटजी बनाई जाती है। फिर उसका फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है और फिर टीचर को रिपोर्ट किया जाता है। क्या मतलब है, क्लास में टीचर ने 4 ग्रुप बनाए, टीचर ने, कोई और शो हो रहा सर मेरे पास वही हो रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, डिबेट हो रहा है। सर मेरे पास तो वही शो हो रही है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं अब आपका क्या इशू है, आई डोंट नो। आप एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा, अब क्लास में 4 ग्रुप हैं,
4 ग्रुप्स को टीचर ने टॉपिक असाइन कर दिया, साफ ज़ाहिर हर एक ने अपनी अपनी डिस्कशन पूरी कर ली। अब टाइम ख़त्म है डिस्कशन का, टीचर पूछता है हाँ जी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 क्या आपने सोचा, क्या फाइनल कंक्लूजन निकाला, वो अपने टीचर के साथ शेयर कर देते हैं। ये होता है इसका प्रोसेस, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। टीचर डिवाइड करता है क्लास को डिफरेंट ग्रुप्स में, गिव द टॉपिक्स ऑफ द डिस्कशन टू ईच ग्रुप। हर ग्रुप का एक लीडर बनाया जाता है जो एंकर सबको जोड़ के रखता है और डिस्कशन कंडक्ट करता है। ठीक है, उस ऐसा बच्चा हम सेलेक्ट करते हैं नॉर्मली जो लीडर हो, ग्रुप लीडर। ठीक है, अच्छा फिर जब उनकी डिस्कशन हो जाती है तो वो फिर टीचर के साथ जो है ना अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। सम टाइम अब इसमें मुख्तलिफ शेप्स होती हैं इसकी डिस्कशन की। राउंड टेबल के हम क्या करते हैं, बच्चों को एक राउंड टेबल जैसे ये है कि हम बिल्कुल सर्कल में बच्चों को बिठा देते हैं और वो डिस्कशन करते हैं। तो ऐसी डिस्कशन को हम क्या बोलते हैं, राउंड टेबल डिस्कशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, राउंड टेबल डिस्कशन बोलते हैं। ठीक हो गया। और एक टर्म हम यूज़ करते हैं एंकर्ड इंस्ट्रक्शन। जब हम बच्चों को ना इस तरह ग्रुप में कोई टास्क देते हैं और उन्हें कहते हैं, उन्हें कोई स्टोरी बता देते हैं और उन्हें कहते हैं कि स्टोरी के एंड पे कोई प्रॉब्लम रख देते हैं कि ये स्टोरी है, इसके एंड पे कोई प्रॉब्लम दे दिया कि इसके बारे में हमें सोच के बताएं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन को एंकर्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं डिस्कशन मेथड में। अच्छा, एक तो हो गया कि ये राउंड टेबल डिस्कशन आ गई कि गोल सर्कल में बच्चे बैठ के 1 बाय 1 सारे जो है वो डिस्कशन करें। इसके अलावा कौन कौन सी वे से हम डिस्कशन कर सकते हैं? इसके अलावा डिस्कशन के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि है सिंपोजियम। सिंपोजियम में क्या है कि बच्चों ने चार्ट बनाया, वो चार्ट जो है ना कि जी ये हमारी फाइंडिंग है, वो चार्ट सामने करेगा, एक बच्चा डिस्प्ले करेगा, दूसरा बच्चा आके बोलेगा कि हमारे ग्रुप ने ये काम किया है, हमारे ग्रुप ने ये फाइंडिंग की है हमारे ग्रुप की। तो इसको कहते हैं सिंपोजियम। 3 या 4 बच्चे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ किसी एक ही टॉपिक के ऊपर आके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने टॉपिक तैयार किया होता है उस पर 1, 2 या 3 बच्चे आके वो अपनी प्रेजेंटेशन दे देते हैं। ये होता है सिंपोजियम डिस्कशन में। दूसरा है पैनल डिस्कशन। अब पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्लास में 50 बच्चे सपोज करें, 5 बच्चे एक ग्रुप होगा, 45 दूसरे ग्रुप में। 5 बच्चे जो होंगे ना वो एक्सपर्ट कहलाएंगे। अब ये वो बच्चे हैं जिनको टॉपिक की सही तरह से समझ आई है, तो ये क्या करेंगे, टॉपिक को आपस में डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को जो भी प्रॉब्लम है उसको आपस में डिस्कस करेंगे जैसे ये करें। बाकी बच्चे बाहर जो मौजूद होंगे 45 वो सुन रहे होंगे। ठीक है, वो उनको सुनेंगे, यानी ये 5 बच्चे वाइट बोर्ड के साथ आ जाएंगे, 1 बाय 1 अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देंगे और बाकी बच्चे सुनेंगे इनको। ये क्या कहलाती है, पैनल डिस्कशन। इसमें 2 ग्रुप हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर। स्मॉलर एक्सपर्ट है, लार्जर ऑडियंस ग्रुप होता है। अच्छा, इसके बाद है डिबेट। अब डिबेट में हम ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करते हैं जिसके कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने वाले टॉपिक्स को। जैसे को एजुकेशन की हम बात करते हैं कि एक बच्चा आएगा वो उसकी हमायत में बात करेगा, दूसरा बच्चा आएगा वो उसकी मुखालफत में बात करेगा, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव साइड। ठीक है, तो डिबेट क्या है, फॉर्मल डिस्कशन होती है जिसमें एक बच्चा आके उसके हक में दलाइल देता है, दूसरा उसकी मुखालफत में। ये भी एक टाइप ऑफ डिस्कशन होती है जो हम क्लास में कराते हैं। ठीक है, एक कंटेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर कि एक बच्चे, कुछ बच्चे उसकी सपोर्ट में होते हैं, कुछ उसकी। अच्छा, उसके बाद जो है सेमिनार। अब सेमिनार में क्या है, सेमिनार जैसे हम प्रेजेंटेशंस देते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस लेवल पे, तो इसको सेमिनार कहा जाता है कि जो एक इंडिविजुअल ने जो अपनी चीज़ स्टडी की है, जो अपना कोई टॉपिक खुद तैयार किया है, तो वो बच्चा आएगा, हर बच्चा वो प्रेजेंटेशन देगा, बाकी उसको सुनेंगे। ये क्या कहलाता है, सेमिनार कहलाता है। ये भी एक टाइप ऑफ डिस्कशन है। अच्छा, उसके बाद है ये मुख्तलिफ, यानी ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप डिस्कशन के, ये भी स्ट्रक्चर में भी आ सकता है। फॉर्मलाइज ग्रुप, यानी आप एक ग्रुप परमानेंट बना देते हैं कि ये 4 बच्चों का ग्रुप है, रोज़ाना यही ग्रुप जो है हमारे डिस्कशन का पार्ट होंगे। तो ये फॉर्मलाइज ग्रुप है, उसके रूल्स होंगे कि ये इसका लीडर है, ये ग्रुप 2 महीने के लिए, एक एकेडमिक ईयर के लिए होगा, तो ऐसा ग्रुप फॉर्मलाइज ग्रुप कहलाता है। अच्छा, उसके बाद है डिस्कशन वेब। ये अगर आप देखें सर्कल, तो एक बच्चा दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, दूसरा 2 हो जाएंगे, ये 2 फिर 4 के साथ, 4 8 के साथ, 8 16 के साथ, तो पूरी क्लास एक वेब बना लेती है, एक चेन बना लेती है इस तरह। ठीक है, अब ये कहेगा मिसाल के तौर पर, इसने एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करवानी है, व्हाट इज़ योर नेम।
ये बोलेगा इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये सर्कल में ऐसे बच्चे बोलते चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं डिस्कशन वेब। एक बात अगले को करनी, वो उससे अगले को, वो उससे अगले को, वो उससे अगले को, तो ये डिस्कशन वेब कहलाता है। ठीक है, 2 स्टूडेंट 4 के साथ, 4 8 के साथ, 8 16 के साथ। अच्छा, उसके बाद है बज़ सेशन। ये ऐसी डिस्कशन है जिससे मैं और आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि टीचर कहता है कि जी 2 मिनट का टाइम है, आप आपस में डिस्कस कर लो चीज़ें, मैं फिर आपसे सुनता हूँ सबक। तो सारे बच्चे एक वक्त में एक दूसरे से पूछना पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ डिस्कशन होती है जिसमें हमारे हर ग्रुप के बच्चे वो एक दूसरे, मिसाल के तौर पर 5 ग्रुप बने हुए हैं, तो हर ग्रुप के बच्चे जल्दी जल्दी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जी 2 मिनट का टाइम है, तो हम पूछ लें एक दूसरे से जल्दी जल्दी, या एक दूसरे को बता लें जल्दी जल्दी। तो उसमें इस पूरी की पूरी क्लास में एक शोर बर्पा हो जाता है। तो ऐसी डिस्कशन को हम बज़ सेशन कहते हैं। ये भी हमारी कुछ क्लासेस के अंदर होता है, कोई ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि ये टीचर जानबूझ के कराता है ताकि बच्चे जो है वो डिस्कशन में इन्वॉल्व हों। तो ये एक तरह की कोऑपरेटिव टेक्निक होती है कि बच्चे जो है ना वो इकट्ठे मिल के डिस्कशन में शुरू होते हैं। तो बज़ का रिजल्टिंग नॉइज़, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है बज़ मीन रिजल्टिंग नॉइज़। तो जब सारे बच्चे एक साथ मिल के जो है इस तरह आवाज़ें निकालते हैं या बातें करते हैं डिस्कशन, तो ये बज़ सेशन बन जाता है। उसके बाद है फ़िश बाउल। ये लास्ट हमारा डिस्कशन मेथड है आज का। उसके बाद हम अगला तीसरे टॉपिक और आखिरी टॉपिक आज का जो हमारा है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। फ़िश बाउल, ये 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये बाहर वाला और अंदर वाला। जी जी सर। जी सर। अच्छा, अब यस सर। हाँ, अब इसमें देखें ना, ये फ़िश बाउल, इसका मेथड का नाम क्यों रखा गया है? 2 सर्कल बनते हैं ना, जैसे फैमिली में वो कोई बर्तन पड़ा हो जिसमें पीस ऑफ फिश पड़े हों और सारे जो है सर्कल में बैठे हों, तो सबका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? उस डिश के ऊपर है जो भी आपके सामने पड़ी है। बिल्कुल इसी तरह क्लास के 2 सर्कल बनते हैं। एक अंदर वाला सर्कल जिसमें 4 से 5 कुर्सियां रखी जाती हैं और बाकी सारी क्लास बाहर सर्कल में बैठेगी। ठीक है, अब अंदर वाले सर्कल के में जो बच्चे बैठे होते हैं ना, ये क्या करते हैं? अच्छा, इससे पहले हमने पैनल डिस्कशन पढ़ा, ये थोड़ा सा मैं दोबारा ले जाता हूँ फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। उसमें इमेज ऐसी लगी हुई है क्योंकि मुझे इमेज मिली नहीं थी। इसमें भी ये सर्कल में बैठे हैं और बाकी लोग बाहर बैठे। इसमें मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कि पैनल डिस्कशन में सर्कल नहीं होता। वैसे पैनल में क्या होगा कि बच्चे बोर्ड पे आएंगे टीचर की चेयर के साथ, वहाँ आके डिस्कस करेंगे, बाकी पूरी क्लास अपनी जगह पे बैठी उनको सुन रही है। लेकिन फ़िश बाउल के अंदर क्या होता है कि 2 सर्कल बनेंगे एग्जैक्टली इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं। अंदर वाले सर्कल वालों को हम क्या कहते हैं? एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपस में सवाल जवाब करेंगे, जो भी टॉपिक टीचर ने उनको दिया है उसको डिस्कस करेंगे। बाहर वाले इनको सुनेंगे, बाहर वाले इनको क्या करते हैं? सुनते हैं। तो अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है ओपन फिश बाउल, दूसरा होता है क्लोज। ओपन में ये है कि जो अंदर एक्सपर्ट बैठे हैं 4-5 बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी बच्चा किसी भी वक्त बाहर जा सकता है और बाहर से कोई बच्चा अंदर आके उसकी जगह बैठ जाएगा। यानी एक ऐसा बच्चा जिसको फील हो रहा हो कि मेरे से ज़्यादा कोई और एक्सप्लेन कर सकता है, या मैं बस मेरे पास जो चीज़ें थी ख़त्म हो गई इन्फॉर्मेशन, तो वो बाहर आना चाहता है और कोई बाहर से बच्चा बैठा है वो कहता है कि जी मैं उसकी जगह जाना चाहता हूँ। तो ऐसी फ़िश बाउल को हम ओपन फिश बाउल कहेंगे। ठीक है, दूसरी होगी क्लोज। अब क्लोज में ये है कि जो अंदर वाले 4 या 5 बच्चे बैठे हैं ना, उनको टाइम दिया गया 20 मिनट का, तो वो अपना 20 मिनट पूरा बोलेंगे। तो कोई ऐसे आप मतलब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उनमें से कोई उठ के बाहर चला जाए, ऐसे नहीं हो सकेगा। जितना टाइम उनको दिया उतने टाइम में वो बोलेंगे। ये मिस नाजिया, आपका माइक काफ़ी टाइम से ऑन है, प्लीज़ मैं कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि माइक ऑफ़ रखा करें। अब आप किचन में काम कर रही हैं तो इधर आवाज़ आ रही। अच्छा, तो फ़िश बाउल ये होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है लेक्चर मेथड और फ़िश बाउल में, कोई कन्फ्यूजन है तो आप, सॉरी इसमें डिस्कशन मेथड में, तो आप पूछ सकते हैं जी। अब लाजमी नहीं है कि सवाल आ जाए डिस्कशन तो आपने ये सारे का सारा ही छापना होता है। तो जितना आप अच्छा लिख सकते हैं ना, आप 2-3 इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं डिस्कशन मेथड की, जितनी जो अच्छी आपको याद हो जाए। हमने फ़िश बाउल देखा, सिंपोजियम देखा, सेमिनार डिबेट देखा, ठीक है, डिस्कशन वेब देखा और ये बज़ देखा। तो जी फिश बाउल का दोबारा बता दें, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्लोज्ड फिश बाउल। जी, किसी और को कोई कन्फ्यूजन क्लोज फिश बाउल के अलावा? जी
सर बस भी बता दे, मेरा उस वक्त अच्छा, नेट क्लोज हो गया। किसी और का कोई प्रॉब्लम? चलें नहीं है सर। चलें ठीक है। बज़ कहते हैं रिजल्टिंग, सारी की सारी क्लास के सारे 4 ग्रुप हैं, सारे के सारे आपस में डिस्कशन में लगे हुए हैं, ये होता है बज़। ठीक है, सारी की सारी क्लास एक ही वक्त में उन्होंने क्लास को मतलब सर पे उठाया हुआ है, शोर ही शोर है क्लास में, सारे डिस्कशन में लगे हुए हैं, ये होती है बज़ सेशन। और फिश बाउल में क्लोज में ये है कि जो अंदर वाले बच्चे हैं ना, ये इनको जो टाइम दिया जाएगा ना कि 10 मिनट आपने बोलना है, तो वो 10 मिनट अंदर बैठ के अपना डिस्कशन करेंगे और बाकी उनको सुनेंगे। उनके लिए कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि वो उनमें से कोई बच्चा उठ के बाहर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम इंशाल्लाह बाकी जो मेथड्स हैं वो भी इसके साथ डिमॉन्स्ट्रेशन है, एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर, वो हम पढ़ते रहेंगे। आज इसके साथ एक तीसरा टॉपिक हम जो देखने जा रहे हैं वो है ब्लेंडेड लर्निंग। कौन सा टॉपिक है जी? ब्लेंडेड लर्निंग। हाँ, ब्लेंडेड लर्निंग किसको कहते हैं? सर जो फिजिकल भी हो और ऑनलाइन भी हो। हाँ, जो फिजिकल भी हो और ऑनलाइन भी हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँ कि मेरी जिस कमरे में बैठा हूँ यहाँ पे 20 बच्चे बैठे हो मेरे सामने, मेरा लेक्चर सुन रहे हो फेस टू फेस, 1 to 1। ठीक है, और आप लोग जो हैं 70-80 बच्चे ये ऑनलाइन बैठे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वक्त में फिजिकल क्लास भी पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। ये जो है ना, ये ब्लेंडेड टीचिंग या ब्लेंडेड लर्निंग कहलाती है। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग हो जाएगी ब्लेंडेड, और अगर लर्निंग की बात करें तो ये ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग प्लस ऑनलाइन या ई टीचिंग, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? ब्लेंडेड लर्निंग कहलाती हैं। अब इसकी आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, इसमें फ्लिप लर्निंग है, इनरिच वर्चुअल ब्लेंडेड है, इंडिविजुअल रोटेशनल है, और फ्लेक्स लर्निंग मॉडल है। ये अगर आ जाए सवाल तो आप लिख सकते हैं। इनकी टाइप्स को 1 by 1 हम देखते हैं। सबसे पहले है फ्लिप्ड लर्निंग इन्वायरमेंट या फ्लिप टीचिंग। क्या होती है? अब इसमें ये होता है कि टीचर जो रीडिंग वर्क है, असाइनमेंट्स हैं, लिखने वाला काम है, पढ़ने वाला काम है, वो सारे का सारा बच्चे घर पे करेंगे। ठीक है, यानी कोई काम लिखना है, कोई काम पढ़ के आना है, रीडिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट सारी बच्चे कहाँ पे करके आएंगे? घर से ही। ठीक है, अब ये देखें ना, हमारे जो स्कूल्स के अंदर ये जो सिस्टम चलता है ना, वो जो ब्लेंडेड का, वो इस तरह चलता है कि टीचर कुछ बच्चों को असाइनमेंट देता है ऑनलाइन मॉर्निंग में या इवनिंग में, जिस टाइम भी जो टाइम स्केड्यूल है। हमारे यहाँ तो है नहीं ये ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट, नया है, वेस्ट में तो है। तो अब जो टीचर है ना, वो जो रीडिंग असाइनमेंट्स हैं वो सारी की सारी उनको ऑनलाइन असाइन कर देता है। पोर्टल बने हुए हैं, LMS बने हुए हैं, या जो भी मैकेनिज़्म उनका होता है, तो वो कहता है कि ये आपने टास्क घर से कंप्लीट करके ले आना है। क्लास का जो टाइम है ना, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम का सलूशन होगा। किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन, ठीक है, या कोई एक्टिविटीज़ करवानी है तो वो करवाई जाएंगी, बस, उसके अलावा नहीं। रीडिंग राइटिंग का जो भी असाइनमेंट्स हैं वो बच्चे कहाँ से करके आएंगे? घर से करके आएंगे। इसको कहते हैं फ्लिप्ड ब्लेंडेड, ठीक है, लर्निंग। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो है फ्लेक्स लर्निंग। अब फ्लेक्स लर्निंग में क्या होता है कि टीचर, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। अगर 2 महीने के बाद किसी और ने, बलूचिस्तान से मुझे स्टूडेंट मिल जाएंगे, सर हमें भी जो है ना वो आपको ज्वाइन करना है, तो मैं दोबारा उनको लाइव नहीं पढ़ाऊँगा। मैं क्या करूँगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर उनको प्रोवाइड कर दूंगा और उनका एक ग्रुप बना दूंगा कि जी आपको जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पे मुझसे पूछे, मैं आपको ऑडियो में इसका जवाब दे दूंगा। अब फ्लेक्स लर्निंग मॉडल यही होता है कि बच्चों को प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ऑनलाइन, और क्लास की जो टीचिंग है ना वो एक्टिव लर्निंग के लिए होगी, उसमें वही एक्टिविटीज़ होंगी, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड मटीरियल जो कुछ भी है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, तीसरा इंडिविजुअल रोटेशनल मॉडल। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जगहों पे ऐसा सीन भी बन जाता है, कोई वबा आ जाती है, तादाद ज़्यादा हो जाती है बच्चों की, तो क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चों को कहा जाएगा आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, 25 बच्चे स्कूल आएंगे। ठीक है जी, तो इंडिविजुअल रोटेशनल मॉडल में बच्चों को क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है। अब जो ऑनलाइन है वो
फिज़िकल नहीं आएंगे, जो फिज़िकल है वो ऑनलाइन नहीं जाएंगे 15 दिन, ठीक है, महीने के। अब 15 दिन, पहले 15 दिन जो ऑनलाइन थे, अगले 15 दिन में वो फिज़िकल क्लास लेने जाएंगे स्कूल में, और जो फिज़िकल ले रहे थे पहले वो घर बैठ के क्लास लेंगे। तो इस तरह के मॉडल को रोटेशनल मॉडल कहते हैं। ये मेथड आपने शायद इसके बारे में पहले ना सुना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये यूज़ ही नहीं होता, पाकिस्तान में अभी तक ये यूज़ ही नहीं हो रहा कहीं पे। उसके बाद है इनरिच्ड वर्चुअल ब्लेंडेड लर्निंग। इनरिच भरा हुआ किसी चीज़ का, वर्चुअल आपको पता है कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ जो होती है, और ब्लेंडेड आपको पता है फिज़िकल एंड ऑनलाइन। इनरिच्ड वर्चुअल ब्लेंडेड से मुराद ये है कि लर्निंग टास्क सारे का सारा जो है ना वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। स्कूल में बच्चा सिर्फ उस वक्त आएगा जब उसको कोई हेल्प चाहिए टीचर की, बस, अदरवाइज स्कूल में नहीं आएगा। तो ये आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं वो एजुकेशन के चल भी ऐसे रहे हैं कि हर एक चीज़ बच्चों को उनके डोर स्टेप पे, उनके घरों में पहुंचाई जाए ऑनलाइन मैकेनिज़्म के थ्रू। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, प्लीज़। सर अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, तो फिर उसमें भी ये पूरा हमने लिखना है? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं लिखना, वो फिर अलग एक टॉपिक है, न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, तो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मतलब ये ये हम उसका उसमें ऐड एक कर सकते कंपोनेंट है, सिर्फ सिंगल कंपोनेंट है। सर आज नोट सर आपने ग्रुप में शेयर किया अभी तक, सर प्लीज शेयर मैं सर कीजिएगा। कर दूंगा अभी तो। मैंने नोट्स बनाए तो हैं, पीडीएफ भी बनाई थी, लेकिन चले मैं भेज दूंगा, अभी लेक्चर के साथ ही मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा ऑनलाइन एंड वर्चुअल लर्निंग का, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसको थोड़ा सा देखिएगा कि ऑनलाइन लर्निंग कोई भी ऐसी लर्निंग। सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर ऑनलाइन लर्निंग एंड वर्चुअल लर्निंग में डिफरेंस, हम्म ऑनलाइन लर्निंग जो है ना एसिंक्रोनस है और वर्चुअल जो है ना सिंक्रोनस है। अब आधों को जो सिंक्रोनस और ऑनलाइन एसिंक्रोनस का नहीं पता होगा ना, वो भी बताएं क्या होते हैं। सर तो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जी जी। ये जो है ना जो ऑनलाइन लर्निंग है सिंक्रोनस, इसमें जो है ना रियल टाइम लर्निंग की फॉर्मल लर्निंग होता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अच्छा, वर्चुअल लर्निंग में ये रियल टाइम से क्या मुराद है, मतलब ये भी बताएं ना थोड़ा, बहुत सारे मेरे जैसे भी होंगे ना जिनको समझ नहीं होगी रियल टाइम क्या होता है। सर जैसे कि अभी हम इस टाइम दोनों स्टूडेंट एंड टीचर दोनों इन्वॉल्व है लर्निंग में, टीचिंग में, यानी फौरी एक रिस्पॉन्स दूसरे से। आपको जहाँ पे मिलता है, आप फौरी सवाल जवाब कर सकें, ये रियल टाइम होगा, ठीक है। सर यस, ये जो है ना रियल टाइम इसमें नहीं होता ऑनलाइन एसिंक्रोनस में, जबकि वर्चुअल लर्निंग में जो है ना रियल टाइम लर्निंग है, ये फॉर्मल है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा जो लेक्चर है, अब ये दोनों में से कौन सी कैटेगरी में होगा आपके नज़दीक? जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। मेरा लेक्चर ऑनलाइन है या वर्चुअल लर्निंग है? सर अभी जो है ना वर्चुअल लर्निंग। यस, ठीक है जी, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। ऑनलाइन लर्निंग से मुराद दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। नहीं, ऑपोजिट बता रही हैं आप। नहीं, ठीक बता रही, वर्चुअल है मेरा। चले ठीक, अच्छा चलें ठीक है, मेरी बात सुन लें। सर आपके क्लास वर्चुअल अच्छा अच्छा भी है ऑनलाइन भी। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन सर कर आज का लें। लेक्चर सर आप सॉफ्ट में नहीं भेजा है सर। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें प्लीज़, ठीक है। आप लोगों को डिस्कशन का टाइम बाद में दिया जाएगा, नोट सर मिल जाएंगे, पहले बात हो चुकी है एक दफ़ा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा लेक्चर वर्चुअल है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। माइक ऑफ रखें प्लीज़। अच्छा, ऑनलाइन और वर्चुअल में डिफरेंस, दो की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपने याद रखने हैं। ऐसी लर्निंग जिसमें जिस सोर्स से आप लर्निंग कर रहे हैं ना, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, उसके साथ फौरी आप कम्युनिकेट भी कर सकें, उससे सवाल जवाब आप कर लें, ये होती है कि इसमें रियल टाइम आपकी उससे कम्युनिकेशन भी या लर्निंग हो रही हो। अब मेरे से आप डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ, टू वे लर्निंग हो रही है। तो वर्चुअल लर्निंग रियल टाइम होती है, टू वे होती है, सवाल जवाब इसमें फौरी तौर पर हो जाती है, और ये किसी स्ट्रक्चर्ड सेटिंग से होती है, यानी बाकायदा जैसे कोई इदारा है उससे आप ऑनलाइन लर्न कर रहे होते। जबकि ऑनलाइन लर्निंग क्या है, इसमें जैसे आप यूट्यूब से कोई लेक्चर लेता है, अब वो फौरी तो उस टीचर के साथ मुखातिब नहीं होता है ना, ठीक है। किसी ने किसी वेबसाइट से कोई डाटा पढ़ा, अब उसके आथर से या टीचर के साथ उसकी कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही, वो पढ़ तो रहा है, यूट्यूब से भी सुन रहा है लेक्चर,
ठीक है, वो किसी राइटर की तहरीर या बुक भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन ई बुक भी पढ़ रहा है, बट देखेंगे उसकी उस टीचर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो ये ऑनलाइन और वर्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ऑनलाइन आप कहीं किसी भी सोर्स में जहाँ पे आगे जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो अवेलेबल नहीं होता उस वक्त, ठीक है, उसके साथ फौरी आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती, और कम्युनिकेशन में एक पाज मौजूद होता है, वक्फा मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ मॉडर्न लर्निंग की या टीचिंग की और टाइप्स है। इंक्लूसिव टीचिंग या लर्निंग कौन सी होती है? ऐसी टीचिंग जिसमें ये इमेज अगर आप देखें कि ये मॉडर्न लर्निंग की कुछ टाइप्स हैं जो मैंने सारी एक टॉपिक में कंबाइन की हुई हैं, कि ऐसी लर्निंग जिसमें माइनॉरिटीज़ के बच्चे, जिसमें जो माइनर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चों के साथ एक टीचर के साथ एक ही क्लास एक ही स्कूल के अंदर पढ़ रहे हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव लर्निंग कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव लर्निंग बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद एम्बेडेड लर्निंग। ऐसी लर्निंग, अब देखें आजकल जो ट्रेंड है ना वो ये है कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाए, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज दिया जाए। तो ऐसी लर्निंग, ताकि बच्चा क्या है कि फ्यूचर में जिस फील्ड प्रोफेशन में उसने जाना है ना, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। एम्बेडेड लर्निंग ऐसी है कि जिसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को, वोकेशनल स्किल्स को भी साथ क्या किया जाए? शामिल किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसको हम डिटेल में आगे जाके फिर अगेन देखेंगे। अच्छा जी, ये मॉडर्न लर्निंग की कुछ टाइप्स हैं, मज़ीद पढ़ लें। कल वाले टॉपिक्स में भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे, टाइम हमारा ख़त्म हो गया था, तो वो मैं चाह रहा था कि वो आज के इसमें लेक्चर में हम वो भी डिस्कस कर लें, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। सर एम्बेडेड समझा दें सर। सर मेरा क्वेश्चन है, जी मेरा क्वेश्चन है जी पूछें। सर एम्बेडेड सर ये जो इन्फ्यूजन है सर, इन्फ्यूजन एंड एम्बेडेड लर्निंग में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों एक सेम है? क्योंकि दोनों में जो है जनरल प्लस वोकेशनल लर्निंग दी जाती है। इन्फ्यूजन प्लस हाँ, एम्बेडेड लर्निंग, इन्फ्यूजन एंड एम्बेडेड सेम है। सर इन्फ्यूजन हाँ जी सेम है, ये सेम है। इसमें फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि हम थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं, बाकी टॉपिक फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। डोमेन्स ऑफ लर्निंग के डोमेन्स कितने हैं? अच्छा, मैं ना जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, टीचिंग भी पढ़ा रहा हूँ, साथ लर्निंग भी पढ़ा रहा हूँ। जब आप इस एंगल से देखेंगे कि पढ़ाने वाला है तो वो टीचिंग होगी, जब पढ़ने वाले के एंगल से चीज़ें देख रहे होंगे वो लर्निंग होती है। लर्निंग के अच्छा, डोमेन्स ऑफ लर्निंग 3 है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर। ये आपके उसमें क्वेश्चन भी था, एक्सप्लेन ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी के 3 जो है वो डोमेन्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे ऑनवर्ड जो है हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमारा गुज़श्ता लेक्चर है ना उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, तो मैं चाह रहा था कि हमें वो कवर कर लेने चाहिए ताकि आप लोग अगर पढ़ें तो कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। मैं उस पर दोबारा जा रहा हूँ, स्क्रीन लेक्चर नंबर 1 पे लेके जा, नोट्स लेक्चर नंबर 1 के आप लोगों को भेजे हुए मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो वेट कीजिएगा प्लीज़, ये लेक्चर 1 आ गया, ठीक है। हाँ जी, स्लाइड शो हो रही है जी लेक्चर नंबर 1 की, एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। नो सर, जी नहीं सर। नो सर। अच्छा, जिनको नहीं हो रही तो वो कुछ ही सेकंड में हो जाए। हाँ जी, जिनको नहीं हो रही कुछ ही सेकंड में हो जाएगी। आज के नोट सॉफ्ट में नहीं भेजे गए सर जी, भेज दूंगा, अभी टेंशन ना लें। मैंने कई दफ़ा कहा है, ये बात को 3 दफ़ा हो चुकी है कि भेजूंगा। एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। अब ऐसी लर्निंग जिसमें स्टूडेंट टीचर के साथ इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाएगी भाई? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव कहलाएगा। एक्टिव कहलाएगी। अच्छा, सर चलें ठीक है। अब सवाल ज़रा गौर से सुनिएगा, जवाब मुझे चाहिए। सब कोशिश करें बोलने की, चाहे मेरे तक आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे। सवाल सुनिएगा कि आपने 2 मेथड पढ़े हैं, एक पढ़ा लेक्चर मेथड और एक पढ़ा है
डिस्कशन मेथड, इनमें कौन सा मेथड जो है वो एक्टिव लर्निंग बेस्ड है और कौन सा पैसिव लर्निंग बेस्ड है? शाबाश जी। डिस्कशन एक्टिव और पैसिव लर्निंग लेक्चर। डिस्कशन जो है वो एक्टिव लर्निंग है। अच्छा, अब ये सारे आप बोल रहे थे इस वक्त, सारों के सारे बच्चे जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, ये डिस्कशन की कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो आज पढ़ी आपने? बस हाँ बस, वेरी गुड, एक्टिव ये बज़ थी, ठीक है। एक्टिव लर्निंग एक्टिव लर्निंग जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हो, जैसे अभी आप लोग सारे बोल रहे थे, तो ये एक्टिव लर्निंग है। और पैसिव क्या है कि जिसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व ना हो, टीचर जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन करो। माइक ऑफ कर दिया करें अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों। अच्छा, उसके बाद है मोटर लर्निंग। ये सवाल आपका आया हुआ था कि लर्निंग क्या है और लर्निंग की एग्जांपल्स दें ना, ये इसी पेपर जो मैं आपको दिखा रहा था उसमें भी शायद ये क्वेश्चन था। तो ये कल वाले लेक्चर के कुछ टॉपिक्स मिसिंग थे। मोटर लर्निंग से क्या मुराद है? ऐसी लर्निंग जिसमें हमारी जो वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, यानी ये मूवमेंट है ना हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन, ये स्ट्रॉन्ग हो, यानी ऐसी लर्निंग जिसमें हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम मोटर लर्निंग कहते हैं, मूवमेंट से। उसके बाद है वर्बल ज़बान को, लैंग्वेज को कहते हैं। आप देखें वर्बल जो चीज़ होती है ना, ये दो तरह की होती है, ऑरल या फिर रिटन। वर्बल जो है वो दो तरह की होती है, ऑरल या फिर रिटन। अब ऑरल से क्या मुराद है? जो ज़बानी हम करते हैं बात। और रिटन वर्बल की कौन सी टाइप है? जिसमें तहरीरी, लिखी हुई कोई चीज़ होती है। तो ऐसी लर्निंग जिसमें हम कोई चीज़ क्या करते हैं, लैंग्वेज के ज़रिए से सीखते हैं, ठीक है। माइक ऑफ रखें प्लीज़, आपसे कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट मुझे करनी पड़ेगी। तो वर्बल लर्निंग कौन सी है? जिसमें हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं या लैंग्वेज के ज़रिए से हम कोई बात सीखते, एक दूसरे को सिखाते हैं, ये वर्बल लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है। थर्ड नंबर पे है कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब देखें, हम कहते हैं ना कि जी आप कॉन्सेप्ट लें कि भाई लेक्चर मेथड के फ़वाइद क्या हैं, डिस्कशन मेथड के क्या फ़वाइद हैं, एक्टिव लर्निंग क्या है, पैसिव, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, आपको टॉपिक लिखना आसान हो जाएगा। हम कहते हैं ना अक्सर कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए बंदे को। कॉन्सेप्ट लर्निंग से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ की तमाम फीचर्स को, तमाम पॉइंट्स को अपने माइंड में समझना, एक कंस्ट्रक्ट, एक नक्शा बना लेना अपने माइंड के अंदर कि इसकी ये खुसूसियात हैं, ताकि फिर क्या होता है कि जब भी उसके बारे में सवाल है बंदा इजीली जवाब दे सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट लर्निंग बोलते हैं। इससे क्या आता है? हायर ऑर्डर जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो हमारे डेवलप होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस, रीजनिंग इसी से आती है। उसके बाद है OBL, ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि मैंने पढ़ाना है पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, पौधे के हिस्सों के बारे में, तो मैं दो वे से पढ़ाता हूँ। एक ये है कि पौधा सामने टेबल पे रख देता हूँ, ज़मीन से उखाड़ के, किसी स्कूल के किसी उससे क्यारी से उखाड़ के पौधा एक ले आता हूँ छोटा सा, ठीक है, और वो उनके सामने रखता हूँ टेबल पे और पढ़ाता हूँ। एक ये है कि ज़बानी उनको बताता हूँ कि पौधे के इतने इतने हिस्से होते हैं। कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है? एक्सपेरिमेंटल, सब पौधा निकाल एक्सपेरिमेंटल। हाँ, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रैक्टिकल। जी इसको कहते हैं दिखाया क्या वो? जो दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट सामने रख के उसके बारे में पढ़ाना, इसको कहते हैं OBL, ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट को अथेंटिक यानी रियल ऑब्जेक्ट, अब जैसे शेर है वो दिखाया तो नहीं जा सकता, तो फिर क्या हम करते हैं? उसका रेप्लिका, उसकी कोई कॉपी, ठीक है, उसकी कोई कॉपी हम ले आते हैं, वो दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग से मुराद ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ाते हैं उन चीज़ों को हम क्या करते हैं अपने साथ, मतलब टीचिंग में उनको एज अ एड, टीचिंग एड यूज़ करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये इस पे हम वैसे आगे भी हमने बात करनी है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे, कि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी वाटर साइकिल बनाएं, ठीक है, वाटर साइकिल, पानी कैसे ज़मीन से निकलता है, कैसे बुखारात बनता है, कैसे बादल, फिर बारिश, और फिर वहीं ज़मीन में आ जाता है, तो ये एक साइकिल है। तो ये साइकिल बना के दिखाएं। एक बीज से पौधा कैसे बनता है, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये इतने सीड्स हैं, ये आपके पास सामान है, तो ये जब
पौधा इस साइज़ का हो जाए, आपने सारी चीज़ें इसकी नोट करनी है बच्चों, कि जड़ कैसे निकलती है, पत्ता। अब ये बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो ऐसी लर्निंग जिस ये स्टूडेंट सेंटर जिसमें बच्चों को छोटे छोटे कम्प्लेक्स या सिंपल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और बच्चे उनको स्टडी करते हैं, तो इसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं। ये पूरा एक मेथड है, इसको आगे जाके भी हम देखेंगे। उसके बाद है UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या सारे बच्चे एक मेथड से पढ़ सकते हैं? जी नहीं। नो सर, नो नो हर बच्चे, हाँ, हर बच्चे का माइंड मुख्तलिफ वे से चीज़ें एक्सेप्ट करता है, आप इससे एग्री करेंगे, ठीक है? जी तो टीचिंग इफेक्टिव वही होती है जो UDL हो, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। हर एक बच्चे का माइंड एक उसके अंदर बिल्ट इन मैकेनिज़्म है, वो उस चीज़ से बेहतर सीखता है, उस वे से बेहतर, ठीक है? कुछ सख्ती से सीखते हैं, कुछ रटे से सीखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं, कुछ ज़बानी सीखते हैं। नो सर। ठीक है, मतलब हर एक बच्चे का मुख्तलिफ एक वे होता है सीखने का। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग ये कहता है कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं टीचिंग एंड लर्निंग का जो ये देखे कि इंसान सीखता किस तरह से है, ठीक है? किस तरह बेहतर सीखता है, जिस तरह वो सीखता है उस तरह से उसको सिखाया जाए, जो उसका बेस्ट मेथड है, ठीक है? उस तरह से उसको, यानी बच्चे को इंगेज करें, ठीक है? उस लर्निंग के अंदर वो इंगेज भी हो। अच्छा, इसके साथ साथ वो डिफरेंट वे में, जो एक वे में नहीं बल्कि डिफरेंट वे में चीज़ें एक्सेप्ट करे, ठीक है? और उनको यूज़ भी कर सके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। ये नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा चीज़ सुन ली और उसको ज़िंदगी में कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज़ ही ना कर सके उस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अच्छा, एक बच्चा है, वो क्लास में बैठा है, टीचर कहता है कि ये आपका क्लास वर्क है, आप करें, ठीक है? वो एडिशन का सवाल उसने बच्चों को सिखाया और कहा कि अब ये 3 सवाल बच्चे आपने ख़ुद करने हैं। एक बच्चा है, वो उसको आधी बात टीचर की समझ लगी या उस वक्त समझ लगी, अब वो जब खुद करने लगा तो उसको समझ नहीं आ रही, तो वो पहली दफ़ा करता है, दूसरी दफ़ा करता है, तीसरी दफ़ा उससे नहीं हो पा रहा। अच्छा, जो उसके साथ बच्चे बैठे ना 2-3, वो एक को नहीं आता तो दूसरा फ़ौरन जो है ना उसको बता देता है, दूसरे को नहीं आता तीसरा उसको बता देता है, तो वो आधे मिनट में सवाल को हल कर लेते हैं। वो बच्चा अभी 3 मिनट गुजर गए हैं, बैठा हुआ है। तो आपके नज़दीक में कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा मौजू है? वो अकेले बच्चे को कोशिश जारी रखनी चाहिए या फिर उन 3 बच्चों की तरह उसको भी किसी ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए था? जी, ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो ग्रुप की लर्निंग होती है ना, इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्यों? क्योंकि हर बच्चा उसमें कोलैबोरेट कर लेता है। एक अम्ब्रेला टर्म है, बड़ी टर्म है, जिसमें डिफरेंट बच्चे आपस में डिफरेंट वे से बैठते हैं, इकट्ठे बैठ के वो एक अपना टास्क जो है ना मिल के कंप्लीट करते हैं। जो भी असाइनमेंट उनको मिलती है ना, वो मिल के कंप्लीट करते हैं और इससे उनकी लर्निंग हर एक बच्चे की इन्हांस होती है। कमज़ोर बच्चा भी ऊपर आ जाता है, वो भी बहुत कुछ उसको सीखने को मिल जाता है। अब ये एग्जांपल ले लें कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं ना, आपका डिस्कशन ग्रुप मैं अभी इंशाल्लाह ताला कल तक जो है वो एक्टिव कर दूँगा, तो वहाँ आप एक दूसरे से सवाल जवाब एक दूसरे से पूछेंगे, चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। और एक वो बच्चा जो अकेली घर में बैठी पढ़ रही है या अकेला घर में पढ़ रहा है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाएंगी जो आपने मेरे से नहीं पढ़ी होंगी, नोट्स से नहीं पढ़ी होंगी। कहाँ से पता चलेंगी? आपके कुलीग, आपकी डिस्कशन आपको बताएगी। ये होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है? तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये चूँकि लर्निंग की टाइप्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, कोलैबोरेटिव टीचिंग एक अलग मेथड है, वो हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल या परसों हम उसकी बारी आ जाएगी। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये आपको अच्छी तरह पता ही है कि टीचर प्रॉब्लम दे देता है, बच्चों से कहते हैं आप इसको सॉल्व करें। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। इस पे आई थिंक बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी वैसे आगे हमने पढ़ना है। ये जितनी भी आपने टॉपिक्स ये देखे हैं ना, प्रोजेक्ट मेथड है या कोलैबोरेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन पे डिटेल में हमारे पूरे टॉपिक्स हैं। ये कल जो रह गया था ना, इसलिए रह गया था कि ये इंट्रोडक्शन था चीज़ों का ना, टीचिंग का इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन में साफ ज़रा चीज़ें बहुत उसमें होती हैं, क्रक्स की फॉर्म में होती हैं, सिंपल होती हैं। उसके बाद ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि बच्चा अपने शौक़ से एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जब पढ़ता है, इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। तो ये भी एक इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का, 2-3 लाइनों में। इंशाल्लाह ताला डिटेल में जो है वो आप कल पढ़ेंगे। आज के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अब जवाब देने के लिए मौजूद हूँ। जी प्लीज़।
नोट्स अभी मिल जाते हैं ग्रुप में। सर एक कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव दो होते हैं ना, हाँ इनमें कोई फर्क है? हाँ, इनमें फ़र्क है, ये मैं बताऊंगा जब हम कोऑपरेटिव पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, उस वक्त दोनों का डिफरेंस मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। एम्बेडेड लर्निंग एम्बेडेड वो लर्निंग, पेपर आपने स्क्रीन पे शो वो सर व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा सर ग्रुप में। ठीक है ठीक है। एम्बेडेड लर्निंग जो है ना, एम्बेडेड लर्निंग मैंने कहा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाना, ये एम्बेडेड लर्निंग है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, क्या ये कोऑपरेट से निकला है? मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ ताउन करेगा, यस, ये सर ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का की पार्ट है? हाँ मैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको। जो चले थोड़ा सा मैं ओके आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो होती है ना कोऑपरेटिव लर्निंग, उसमें किसी बच्चे की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि उसने बताना। मिसाल के तौर पर 4 बच्चे हैं ना, तो हर एक बच्चे को टास्क असाइन नहीं होता एक के अंदर, वो होती है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में ये है कि जो जितना जिसको आता है वो उतना बता देता है। कोलैबोरेशन में जितना जिसको आता है वो बता देता है। इसी के साथ एक टर्म है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में हर एक बच्चे को टास्क असाइन किया जाता है और वो ग्रुप में अपने टास्क को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैं जब मुकम्मल पढ़ाऊंगा टॉपिक, इंशाल्लाह ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बात करनी थी। जी जी। सर इंक्लूसिव लर्निंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। इंक्लूसिव लर्निंग है कि आप जो है ना, ऐसे बच्चे जो जिनको सर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है? जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे जिनको, जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं और हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं, ये जब एक ही क्लास में पढ़ें, नॉर्मल बच्चे और जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है बच्चों को, ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हों, तो ऐसी लर्निंग को हम इंक्लूसिव लर्निंग कहते हैं जी। ये नोट्स का डिटेल में मिल सकते हैं पीडीएफ में, ताकि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए जैसे 20 मार्क्स का, तो उस हिसाब से फिर हम आंसर सही टू द पॉइंट लिख सकें। जी नोट्स आपको मैं भेज रहा हूँ साथ साथ ना, ग्रुप में तकरीबन डेली बेसिस पे भेज रहा हूँ।